ये चुनाव तो देश का चुनाव है, देश का भाग्य तय करने वाला चुनाव है। मुंबई का पूरा चित्र आगे आने वाले दिनों में बदलने वाला है और वास्तव में ये विश्व की आर्थिक राजधानी बनने के लिए आगे प्रगति कर रही है। हमें 3 इडियट्स मूवी में जो माधवन फोटोग्राफर बनना चाहते थे और जबरदस्ती इंजीनियर बन गए, वैसा देश नहीं तैयार करते। हमें माधवन को फोटोग्राफर बनना हो तो फोटोग्राफर बनने देना है और हर आमिर खान को जिसको इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियर बनने के लिए मौका उपलब्ध कराना है। ये मोदी जी की सोच है। ये चुनाव तो देश का चुनाव है, देश का भाग्य तय करने वाला चुनाव है और मुझे लगता है साधारणतः पूरे देश में आज जो विकास की लहर है, जिस प्रकार से पूरे देशवासियों में उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, ये चुनाव दुनिया और देश बहुत गंभीरता से देख रही है कि क्या इसके बाद जो अमृत काल में विकास भारत करने वाला है, ये कहाँ तक भारत को लेके जाएगा, किस ऊंचाई तक भारत को लेके जाएगा। और मेरा मानना है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 400 से अधिक लोकसभा में सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में चुन के भेजे गए। मुंबई के सवाल देश के सवाल के साथ ही जुड़े हुए। देश विकास करेगा तो महाराष्ट्र विकास करेगा, महाराष्ट्र विकास करेगा तो मुंबई विकास करेगा, मुंबई विकास करेगा तो उत्तर मुंबई स्वाभाविक रूप में अग्रसर रहेगा। और उत्तर मुंबई की विशेष जो विषय सामने आते हैं उसमें तो स्वाभाविक रूप से खासदार के नाते हमें चिंता भी करनी है, उसका समाधान भी करना है। कई सारी चीज़ों पे हमने 10 वर्षों में भी काम किया। मैं आजकल जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जाता हूँ तो कोई हाउसिंग कॉलोनी में लोगों को मिल रहा हूँ तो लेके जाते हैं, साहब आपने 2006 में यहाँ हमको बोरवेल दिया था। मुझे तो याद भी नहीं है कब कहाँ किसने रिक्वेस्ट किया होगा, हमने बोरवेल लगवा दिया होगा। तो इस प्रकार के कई प्रकल्प वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव रहा है। और बाकी मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जानता हूँ। हमारी पूरी टीम है वहाँ पे, गोपाल जी भी रहेंगे, हमारे 4 MLAs हैं, शिवसेना के एक प्रकाश सुर्वे हैं, 6 में से 5 MLA हमारे हैं, हमारे अधिकांश वहाँ के कॉरपोरेटर्स भाजपा के हैं। तो एक पूरी टीम है। हम सब टीम मिलके जो जो विषय आएंगे उसका समाधान करेंगे। पर एक लाभ ये जरूर होगा मुंबई को कि होलिस्टिक थिंकिंग जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, फाइनेंशियल विषयों पे हो, आर्थिक विषयों पे हो, उसका सबसे बड़ा लाभ मुंबई को मिल रहा है। अब आप देखिए अटल सेतु जो ट्रांस हार्बर लिंक है, ये कल्पना 30-35 साल पहले हुई थी। वो जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई और मोदी जी की सरकार आई तो दोनों ने मिलके इसको आज लागू किया। तो आज कितना बड़ा सौगात मिली है मुंबई, एक आइलैंड सिटी जो इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बोझ में दिक्कत में था। एक ही समाधान था कि मेनलैंड को जोड़ना है और अब पूरा मेनलैंड जुड़ गया। नया एयरपोर्ट आ जाएगा नवी मुंबई का, आप नरीमन पॉइंट से नवी मुंबई एयरपोर्ट आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कोस्टल रोड बन रही है, तो एक पूरी रिंग रोड एक तरीके से मुंबई के इर्द गिर्द इससे बन जाएगी। आप मेट्रो देखिए, कभी मुंबईकरों ने कल्पना की थी इतने विस्तार होगा मेट्रो का जो फडणवीस जी के समय में काम शुरू हुआ। ऑफकोर्स कुछ समय उद्धव ठाकरे जी ने वाद विवाद में सब आधे काम तो रोक दिए थे, पर अब जब से शिंदे फडणवीस पवार सरकार आई है तब फिर जोर लग गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सभी रोड्स का सीमेंट कंक्रीट हो रहा है। वर्षों से मुंबईकर को जो तकलीफ बारिश में सहनी पड़ती थी उसका समाधान हो रहा है। ड्रेनेज सीधा समुद्र में जाता था और प्रदूषित करता था समुद्र को। हिम्मत करके इस सरकार ने सब ड्रेनेज के काम को शुरू करने का प्रोसेस कर दिया है। तो मेरा मानना है कि मुंबई का पूरा चित्र आगे आने वाले दिनों में बदलने वाला है और वास्तव में ये विश्व की आर्थिक राजधानी बनने के लिए आगे प्रगति कर रही है। मुंबई स्लम फ्री बन सकता है
और प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई को स्लम फ्री बनाएंगे। सभी लोगों को अच्छे जीवन का अधिकार है। खास तौर पे हम अगली पीढ़ी में हमारे बच्चों को अगर अच्छा जीवन नहीं दे पाए तो हम सबके लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर दिया है। 4 करोड़ परिवार यानी 20 करोड़ भारतवासी जो बहुत ही दुखद स्थिति में रहते थे आज इज्जत का जीवन जी रहे। विजय भाई, पीछे मैं 1 मिनट डाइग्रेस करके बताता हूँ क्या प्रभाव रहा है इसका, फिर इस विषय पे आता हूँ। पीछे राजस्थान में एक आदिवासी इलाके में गया था और एक छोटे पंचायत में 135 घर गरीबों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले थे। एक घर ने मुझे चाय के लिए निमंत्रित किया तो मुझे लगा जाना चाहिए, मुझे बहुत इज्जत देके चाय के लिए बुलाया। वहां जब गया दृश्य देखने लायक था, आंख में आंसू आ गए देख के। मुखिया दिव्यांग था, जो घर की मालकिन थी जिनके नाम पे घर तो महिला के नाम पे था, जो मोदी जी ने किया है कि महिला के नाम पे घर, वो मजदूरी करती थी। 8 लड़कियां थी और एक छोटा सा बच्चा था, लड़का था। 11 लोग का परिवार था और बड़ा सुंदर घर। बाहर शौचालय भी था, शौचालय में पानी भी आ रहा था नल से, वॉश बेसिन था। एक रूम में बेड था। तो जो सबसे बड़ी लड़की थी उसने बड़े गौरव से, बड़े पूरे प्राइड के साथ मुझे बताया कि अब मेरे पिताजी बिस्तर पे सो सकते हैं। फिर बाजू में दूसरा रूम दिखाया, फिर किचन में लेके गई, गैस का सिलेंडर लगा हुआ था और वहाँ चाय बन रही थी। विजय जी, चाय तो हमने वर्षों से देश भर में, दुनिया भर में पी है, उससे स्वादिष्ट चाय नहीं पी मैंने जो पतीले में। और पता नहीं उनके लिए कितना बोझ हुआ होगा वो चाय बनाना, क्योंकि पूरा पतीला भर, मेरे साथ तो बहुत लोग होते हैं, सबके लिए बनाई। प्यार से शायद इतनी चीनी डाली थी कि मैं नॉर्मल कोर्स में कभी पीऊँ नहीं वो चाय, लेकिन उस दिन वो चाय का स्वाद ही कुछ अलग था। अब ये इतना गेम चेंजर होता है घर मिलना अपने स्वयं का। हम लोग कई बार रियलाइज नहीं कर सकते। वो मोदी जी जैसा व्यक्ति जिसने स्वयं गरीबी में अपना जीवन, बचपन बिताया, वो ही समझ सकता है कि कितना फर्क पड़ता है एक सिलेंडर आने से, नल से जल आने से, शौचालय आने से, खुद का घर, पक्का घर होने से। वो लड़की अपने मोबाइल पे मेरी फोटोज खींच रही थी। हो सकता है हैंड मी डाउन स्मार्टफोन था, पर स्मार्टफोन था। आई कुड सी स्क्रीन में थोड़ा क्रैक भी था, पर द शाइन इन दैट गर्ल्स आईज एंड द फैमिलीज आईज वाज एन अनपैरेलल्ड मोमेंट इन माय लाइफ। और उसने जैसे फोटो ली, फिर कुछ विषय पे उसने गूगल भी करके मुझे बताया। मैंने कुछ प्रश्न पूछा जिसका उसने गूगल करके बताया। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इतने रिमोट गांव तक, आदिवासी क्षेत्र तक पहुंच। ये जो परिवर्तन है हमें अभी शहरों में लाना है। और आपकी जानकारी के लिए, मैं मुंबई में जीवन भर बिताए तो सायन में पैदाइश थी मेरी, सायन में रहता था, मम्मी भी वहीं पे पापा के साथ। तो धारावी वॉज नेक्स्ट डोर, बट आई कुड वॉक टू धारावी इन 3 मिनट्स। लोग मेरे घर के पास से धारावी जाते थे। जीवन भर हमने देखा। और मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि कभी भी इनको हीन भावना से मत देखें। ये कोई खुशी से वहाँ नहीं रहते, ये मजबूरी है उनकी। तो दैट हैज लेफ्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन माई माइंड। तो जब मैं रेल मंत्री था तो मुझे ध्यान था कि धारावी में रिहैब करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड है। तो बाजू में ही रेलवे कॉलोनी है। तो देवेंद्र फडणवीस जी से बात करके मेरा ही निर्णय था कि हम वो बाजू की जमीन दें जिससे वहाँ पे रिहैब बिल्डिंग बन के इन सीटू रिहैबिलिटेशन हो सके। तो जगह खाली होगी, उधर और बनेगी, और एक टाइम बाउंड मैनर में। नहीं तो धारावी कभी रिहैबिलिटेट हो ही नहीं सकता। तो जमीन देने का आइडिया भी मेरा था, निर्णय भी मेरा था, और देवेंद्र जी को पसंद आया और तुरंत कर लिया। ऐसे ही हमें अभी थोड़े इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देके
हर एक स्लम का रीडेवलपमेंट उसी क्षेत्र में, उन्हीं के एरिया में कैसे हो सकता है, उसके बारे में सबसे सलाह मशवरा करके कुछ सोचेंगे। और मेरा विश्वास है कि उत्तर मुंबई से मैं शुरू करूंगा और पूरे मुंबई को हम स्लम फ्री करेंगे। आपने रेलवे की भी एक बात पूछी, आई मस्ट शेयर विद यू, सबसे ज़्यादा एलोकेशन अगर एक्सपेंशन ऑफ मुंबई सबर्बन रेलवे हुआ है तो मेरे समय में हो। सबसे मैंने एयर कंडीशन ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की। मेरी तो कल्पना है कि आगे चल के सभी ट्रेन्स को एसी करना है, सेफ्टी भी आ जाएगी, सो दैट लोग मैं आखिर रोज कॉलेज जाता था, मैं साइंस से दादर सेंट्रल रेलवे से जाता था, चेंज करता था। और ये आज की स्थिति नहीं है, मैं 79 की बात कर रहा हूँ। आज तो उल्टे बेटर हुई है क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक मेट्रो में चला गया। मैं आजकल बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, बोरेवली अप एंड डाउन, तो आज की स्थिति मच बेटर जो मैंने 79 में फेस की थी, थैंक्स टू लॉट ऑफ मेट्रो कमिंग अप एंड थैंक्स टू एक्सपेंशन। 12 कोच हो गए हैं, सब स्टेशंस का एक्सपेंशन सैंक्शन हुआ मेरे टाइम पे, सब स्टेशंस का शुद्धिकरण। आप देखिए स्वच्छता कितनी है रेलवे में मेरे समय का, अगर आप याद करें स्वच्छता कभी आपने उतनी नहीं देखी होगी। सब जगह शौचालय, एस्केलेटर्स मैक्सिमम उस समय लगे, लिफ्ट्स मैक्सिमम लगे उस समय। और मैं स्वयं रात भर जाता था ट्रैक्स के ऊपर इन अ स्पेशल ट्रेन जो क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते थे। और लाखों ट्रक, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लाखों ट्रक कचरा हमने ट्रैक से उठाया, जो आज़ादी के बाद शायद 65 साल का कचरा पुरानी सरकारें और पुराने लोग छोड़ के गए थे, उसको हमने, और ट्रैक पे उठाना मतलब बोल्डर्स के बीच एक एक पीस उठाना पड़ता था। वी स्पेंड thousands and thousands of day and night working hours and thousands of man days in cleaning the tracks one. और मेरा मानना है एक बार पहले सफाई कर लो ना तो बाद में आदमी कचरा नहीं डालता। अब इस रूम में कोई कचरा नहीं डालेगा, तो साफ सुथरा जगह है। अगर यहाँ कचरे का ढकेल होगा तो जाते जाते आदमी वहीं पे कचरा और डाल देगा। तो हमने पूरा ट्रैक्स को आइटम बाय आइटम क्लीन किया था, एरिया बाय एरिया, ऑल थ्रू। आप देखिए ओवर ब्रिजेस सबको वाइड करने का काम मैंने किया, ब्रिजेस में नए ब्रिजेस ऐड किए जो स्टेशंस में कम थे। ऑल ऑफ दैट वर्क हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। एवरी स्टेशन इन द कंट्री नाउ आइदर एज एन इंस्टीट्यूट डॉक्टर, अगर बड़ा स्टेशन हो, पर सबर्बन में वो संभव नहीं होता है, जगह की भी किल्लत रहती है। पर यहाँ पे फायदा है कि नज़दीकी डॉक्टर होता है, हर एक स्टेशन पे आपके पास डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, किसी को तकलीफ हो विद इन 3, 4, 5 मिनट्स से डॉक्टर मिला। ऐसा है कि हमने एक प्रयोग किया था, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, IPDS, केंद्र सरकार का। उसमें सोच था, देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट द लास्ट माइल इज अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट, नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट। हम ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं, हाई टेंशन, हमने सब्सिडाइज करके कुछ एरियाज में एक प्रयोगशाला के रूप में चलाया था कि अगर अंडरग्राउंड केबलिंग हो तो उसका कितना लाभ है। और लाभ इतना निकला कि पूरे लॉस मेकिंग सेक्टर्स बिकेम प्रॉफिट नहीं। इन दैट पीरियड मोदी जी के गाइडेंस में पूरे देश का एक नेशनल ग्रिड बना था। वी आर अमंग्स द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ नेशनल ग्रिड। दक्षिणी राज्यों को ध्यान नहीं है, इनफैक्ट मुझे लगता है मुझे जाके एक बार उजागर करना चाहिए। 2014 के पहले दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, ये 12 से 14 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदते थे उनकी पीक लोड के लिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स, 12 से 14 रुपए पर यूनिट। मोदी जी ने मुझे डायरेक्शन दिया कि पूरे देश के ग्रिड को इंटीग्रेट करो। इवन अमेरिका डजंट हैव एन इंटीग्रेटेड ग्रिड। भारत में ग्रिड इंटीग्रेट होते ही उनका वो रेट 2.5-3 रुपए आ गया, 12 से 14 बिकेम 2.5-3 रुपए, और सीधा लाभ दक्षिण भारत में। हाँ, पर उस 3 साल में एग्रेसिवली काम करके, और मुझे याद है बॉटल नेक्स को चाह रहे थे तब ये अपना सीतारमैया जी के साथ मेरी कई मीटिंग, शिव कुमार पावर मिनिस्टर तब थे कर्नाटक के, क्योंकि बैंगलोर में वो नहीं मिल रही थी जमीन। तो
थोड़ा काम का जज्बा भी है, लेकिन एक चीज़ बताऊं विजय जी, जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी देते हैं वो रियली आउट ऑफ द बॉक्स और काफ़ी कल्पनात्मक आइडियाज़ लेके आते हैं। अब ये एलईडी आपके भी देखिए रूम में सब एलईडी बल्ब्स हैं। अब एलईडी बल्ब्स प्रधानमंत्री मोदी जी का मुझे गाइडेंस था कि क्यों नहीं हमने देश में बचत के ऊपर फोकस करना चाहिए। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है, हमने फोकस करना चाहिए कि हम लोगों की बिजली का बिल भी बचाए, देश की बिजली भी बचाए, ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट होगा एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बचाए। और मैं मानता हूँ आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया हमारे कंज्यूमर्स का हर साल पावर बिल में बचता होगा। मैंने जब 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था तब बड़ा लोगों में डाउट था कि स्कीम चलेगी कि नहीं। एलईडी बल्ब 400-500 रुपए में एक बल्ब बिकता था, पर आई हैड द करेज ऑफ कन्विक्शन एंड आई हैड द बैकिंग ऑफ मोदी जी कि इसको सफल बनाना है। और उनका लॉजिक था कि 1 यूनिट बिजली बचाओगे तो प्रोडक्शन करीब करीब 1.35 यूनिट बिजली का बचेगा, कि 25% चोरी, वेस्टेज, ट्रांसमिशन लॉस, ये सब होता था। तो उन्होंने मुझे बचत के ऊपर फोकस करने के लिए कहा। और जब मैंने देखा कि एलईडी बल्ब देश में सिर्फ 6 लाख बिकते थे, और आपको हैरानी होगी जान के कि इतना बड़ा देश, 120 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 120 करोड़ लोगों के देश में 6 लाख बल्ब सालाना बिकते थे। क्यों? क्योंकि हम 100 रुपये सब्सिडी देते थे और लोग वेट कर रहे थे कि जब सब्सिडी मिलेगी तो हम खरीदेंगे। उस चक्कर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ नहीं, भारत में मैन्युफैक्चर नहीं, गिने चुने जगह पे मिलते थे ये बल्ब, और 600 रुपये में 100 रुपये सब्सिडी देके 500 रुपये का हो जाता। मोदी जी ने गाइड किया कि तुम इतने बड़े पैमाने पे करो इस प्रोजेक्ट को और लोगों को बल्ब इस दाम पे दो कि उनकी बचत उनके बल्ब के कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने कई उसमें प्रयोग किए। एक तो स्केल, पहला ही टेंडर जहाँ तक मुझे याद है 50 लाख बल्ब का निकाला, दूसरा 1 करोड़, तीसरा 2 करोड़, फिर 5 करोड़। ऐसे एक सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने शुरुआत के दौर पे पूरी पारदर्शिता के साथ और रिवर्स ऑक्शन करके कंप्यूटर पे विद द होल वर्ल्ड कुड सी, किसी में भेदभाव नहीं, क्वालिटी पे जोर डाला, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, और पेमेंट टर्म्स उनको 30 डेज एश्योर किए। पहले सरकार खरीदती थी तो 5 साल में पे करती थी, देखने के कि क्वालिटी ठीक है। मैंने कहा भाई बैंक गारंटी लेंगे आपसे, वो भी इनिशियल पीरियड में, बाद में आपके सप्लाईज रेगुलरली अच्छे आएंगे तो रिटर्न कर देंगे आपको बैंक गारंटी। फिर 5 का 2.5 के बाद 0 कर दिया बैंक गारंटी। पेमेंट 5 साल में। मैंने जब इंडस्ट्री को पूछा कि अगर मैं पेमेंट 30 डेज में दूं तो कितना कम होएगा रेट, बोले 100 रुपये तो आज ही लिखवा लो। जो सप्लाई का कॉस्ट था 310 में सरकार खरीदती थी, प्लस एक्साइज, सेल्स टैक्स, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, 600 हो जाता था। 310 में बोला 100 रुपये आज ही कम कर दो अगर 30 डेज में पेमेंट करोगे। बोलते नहीं तो हमको हर 3 महीने में जो धक्के खाने पड़ते हैं, जूते घिसने पड़ते हैं फॉर सच स्मॉल पेमेंट। और टोटल सब्सिडी अमाउंट वाज 9 करोड़, 3 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, 6 करोड़ में 6 लाख बल्ब बिक सकते थे। देश 6 लाख बल्ब में बैठा था आज। और उसके बाद 2 साल में ये स्थिति हुई, 6 लाख बल्ब रोज बिकते थे। एवरी डे वी वर सेलिंग 6 लाख बल्ब्स एवरी डे, यानी 350 गुना वृद्धि हुई। और 3 साल में दुनिया का ये केस स्टडी है, मिसाल है। और उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने कार्नेट प्राइज भी दिया, जो आई वाज द 3rd रिसिपिएंट ओनली ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑफ एलईडीज। जैसे 3 साल में आप इतने बड़े देश को 100% एलईडी कर लो, ये किसी की कल्पना नहीं है जी। अब तो बड़े पैमाने पे वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर एक्सपोर्टिंग। इंडिया हैज बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन एलईडी। मुझे ध्यान में आया कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जहां बिल्डर्स झगड़ रहे हैं आपस में, या आपस में झगड़े हो रहे हैं विद इन द स्लम्स, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। तो मैंने कुछ स्लम ड्वेलर्स से भी बात की कि क्या आप लोग कोऑपरेटिव रूप में बना सकते हैं, कि आप भी अपने शिल्पकार बनो अपने भविष्य का। कोऑपरेटिव बनाते हैं
कोई यू डोंट नीड एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। आप ही बनो ना अपने डेवलपर, और कोऑपरेटिव के रूप में आप अपने एरिया को डेवलप करो, तो देयर बी मोर इंटरेस्ट के जल्दी हो, टाइम पे हो। पर एक्सपर्टीज भी किसी की लगेगी, या इनिशियल कैपिटल किसका लगेगा, या तो सरकार दे सकती है इनिशियल कैपिटल, या मैं अपील करूंगा कुछ अच्छे लोगों को कि एज अ गुडविल वो लोग इसको CSR के रूप में सपोर्ट करें, या एक रोटेटिंग फंड बना के स्लम ड्वेलर्स को दे दें विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, जिससे ये किक स्टार्ट हो सके। तो मेरा कन्विक्शन है, आई हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन मैम, के अच्छे आइडियाज़ के साथ थोड़ा अलग तरीके से सोच करनी पड़ेगी, पर इसका समाधान निकालने। मैंने किधर पढ़ा, पर मेरे हिसाब से तो ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टी प्रॉब्लम है। मैं पीछे लार्सन एंड टूब्रो के साथ चर्चा कर रहा था, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में विलम्ब हो रहा था। बोलते हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है लेबर नहीं मिलती है। वो बोलते हैं हम दूर दूर गांव में जाके लेबर को पूरा ट्रेन बुक करके या बस बुक करके लाते हैं, और सिक्योरिटी रखते हैं चारों तरफ। मैं कहा क्या सिक्योरिटी क्यों? बोलते हैं हम अगर उनको समझो किधर से लेके आए एक साइड पे, जरा सी नज़र पल के इधर उधर झुकाते, कोई और कंपनी उठा के लेबर को थोड़ा एक्स्ट्रा दाम दे के ले जाती है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लेबर की किल्लत। अभी किसानों के साथ मेरा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण काम बढ़ गया है, उनके साथ एंगेजमेंट। वो कहते हैं हमारे को लेबर नहीं मिलती है अपने किसानी खेती के लिए। और ये देश भर का फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। पंजाब में आपको लेबर नहीं मिलती है, महाराष्ट्र में आपको लेबर नहीं मिलती है, गुजरात में तो एकदम परेशान है, वहाँ इतना डिमांड है लेकिन लोग नहीं है। तिरुपुर में मेरी टेक्सटाइल की क्लस्टर है, तिरुपुर ने मुझे ओपन इनविटेशन दिया है, और आपके लोकमत के माध्यम से मैं आपके सभी रीडर्स को बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कल 50,000 लोग भेज दो, कल हम 50,000 की ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको गारंटीड जॉब्स भी देंगे, और बोलते हैं फिर जब तक उनको जॉब देते हैं 80% दूसरी जगह ज़्यादा तनख्वाह पे चले जाते हैं। तो आप कंटिन्यूअस भेजते रहो, हमारे यहाँ पे लोग जितने भेजोगे हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है वो ना मिल रहा हो, समय लग रहा हो। अब समय समय पे अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग चीज़ का डिमांड होता है। आज इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका युग है, इसकी ज़्यादा डिमांड है। एक्सपोर्ट में हम बहुत वृद्धि कर रहे हैं लगातार, उसकी ज़्यादा डिमांड है। तो अलग अलग क्षेत्र में इसीलिए हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मोदी जी ने शुरू की, पहले तो थी नहीं। हमारा कोशिश है, और ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप देखें तो हमारा पूरा फोकस है कि आदमी को जो पसंद है उस चीज़ में वो आगे पढ़ाई करे और अपना जीवन बनाए। हमें 3 इडियट्स मूवी में जो माधवन फोटोग्राफर बनना चाहते थे और ज़बरदस्ती इंजीनियर बन गए, वैसा देश नहीं तैयार करना है। हमें माधवन को फोटोग्राफर बनना हो तो फोटोग्राफर बनने देना है, और हर आमिर खान को जिसको इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियर बनने के लिए मौका उपलब्ध कराना है। ये मोदी जी की सोच है। पण आता आपण मुंबईमध्ये भ्रष्टाचार करतो पण नाही, बरोबर. उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचार च्या सोबत होईल तो माझा जिम्मेदारी नाही आहे. नाही बरोबर आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टींकडे आपण कसं पाहता आता, सिन्स यू आर कंटेस्टिंग फ्रॉम मुंबई, तर देखिए मेरा सिंपल मानना है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इज द की टू ऑनेस्टी। हर एक चीज़ में आप पारदर्शिता से व्यवस्थाओं को बिठाओ। आप देखिए मैंने कोयले का विभाग संभाला, 5 साल संभाला, और मेरे बाद प्रहलाद जी ने 5 साल संभाला। पहला मंत्री हूँ कोयले का जिसने पूरे 5 साल किए, मेरे बाद प्रहलाद जी। मोदी जी का कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार गलत काम नहीं करती है, हर एक चीज़ पारदर्शिता से होती है। और आपकी जानकारी के लिए कोलगेट जो स्कैम था उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ, कितना ओपन एंड शट केस ऑफ फेवरेटिज्म था।
और हम उस समय भी एक सुझाव आया था कि सब माइंस को ऑक्शन किया जाए, और उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने ऑक्शन करने से रोक लगा दी। वो कानून में छोटा सा परिवर्तन करना के का सुझाव आया लीगल से। वैसे तो बिना कानून में परिवर्तन भी हो सकता था, पर लीगल ने ओपिनियन दे दिया कि कानून में परिवर्तन कर। कौन रोकेगा अगर आप लिखो कि नॉन ट्रांसपेरेंट के बदले हम ऑक्शन करके माइन देंगे? हु विल अपोज दैट कानून? और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 में जब 190 से ज़्यादा माइनों को कैंसिल किया, तब कोर्ट ने पूछा अटॉर्नी जनरल या एसजी जो भी था कि आपको कितना समय लगेगा अगर हम ये माइन्स कैंसिल करते हैं, कितना समय लगेगा फ्रेश अलॉटमेंट करने के लिए, ईमानदार अलॉटमेंट करने के लिए? हमारे वकीलों ने कहा जितना समय माय लॉर्ड आप दोगे उतने समय में हम करें। उन्होंने मात्र 6 महीने दिए। सितंबर में जजमेंट दिया, मार्च के पहले, तो मार्च तक लोगों को अलाउ किया। बोला मार्च के बाद दे हैव टू वेकेट एंड न्यू अलॉटी शुड बी देयर। हमने 6 महीने के अंदर नया कानून बनाया, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए जिससे प्रोसेस शुरू हो जाए, पार्लियामेंट में कानून पास कराया जबकि हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। और आपकी जानकारी के लिए एक दिन भी कभी शॉर्टेज नहीं हुई। एक लोग कहते थे पूरा देश अंधेरे में हो जाएगा, बिजली की किल्लत होगी, एक दिन हमने कोयले की भी कमी नहीं होने दी और बिजली भी किधर नहीं कम। माझी भूमिका अशी आहे की आम्ही पारदर्शता कॉर्पोरेशनच्या कामकाजमध्ये लाणार, और ट्रांसपेरेंसी इज द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर जैसे हमने अभी ड्रेनेज के काम दिया या सीमेंट कंक्रीटिंग का काम दिया, सब ट्रांसपेरेंट ऑप्शन से करो, टेंडर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो बिड करने की। देखिए ध्रुव तो आया हुआ है, वो अमेरिका में नौकरी करता है आजकल आया हुआ है, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैं सब जगह नहीं पहुंच पाता हूं, तो युवाओं में उसकी जाता है, मिलता है, थोड़ा क्षेत्र भी समझ में आ रहा है उसको, तो एक अच्छा अनुभव, जिससे मेरा मानना है उसके दिल में भी वही संवेदनशीलता आनी चाहिए जो मेरे दिल में आई थी एक ज़माने में जब मैं छोटा था। जो नई पीढ़ी है जेन ज़ी, उसकी सबसे बड़ी आज आशा अपेक्षा है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा बचपन में परवरिश हो, और मोदी जी का पूरा काम अगर आप देखेंगे, उनकी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए मोहताज नहीं हो या मजबूर नहीं हो। रोटी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। कई लोग इसमें से गरीबी से निकल गए हैं, अभी निम्न मध्यम वर्ग में आ गए, लेकिन मोदी जी का कहना है कि अच्छा है उनको इस समस्या से ही निजात दे दो, उनको इसकी चिंता नहीं करनी पड़े। 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, आप उसके साथ ऐड करो मेडिक्लेम, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयूज की स्कीम, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ईएसआई के अंडर जो 13 करोड़ कवर्ड है, सब मिलाते हो अगर, तो आपको ध्यान में आएगा लगभग हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं। कपड़ा आज के दिन कोई सस्ता भी हो गया है, कोई वो तकलीफ नहीं है, हमने जीएसटी भी उस पर बहुत कम रखी है। बिजली पूरे देश में कोने कोने तक, जो 18,452 गांव रह गए थे, वो भी समय सीमा में 1000 दिन के अंदर मोदी जी ने आदेश दिया, 1000 दिन के अंदर हमने गांव-गांव, और ये तो ऐसे घने जंगलों और पहाड़ों पे गांव थे जो सबसे मुश्किल थे, सब जगह ले गए, हर घर तक लेके गए। सड़क का विस्तार जो इस सरकार ने किया शायद इतिहास में कभी हुआ हो। ग्रामीण सड़क हर गांव तक गई है, अब हर गली तक जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं, ग्रामीण सड़क योजना में अधिक पैसा इस्तेमाल हुआ है। पानी नल से जल हर घर तक पहुंचे, उसमें 3 करोड़ से आज 13 करोड़, और अगले 2-2.5 साल में 100% घरों तक नल से जल पहुंचे। तो रोजमर्रा की जरूरतें सब पूरी होने से हमारे युवा युवती आज डिजिटली कनेक्टेड है, वो देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वो चाहते हैं कि अब उनके पास भी उसी प्रकार की सुख सुविधाएं
जो आज लंदन में देखते हो, अमेरिका में देखते हो, ऑस्ट्रेलिया में देखते हो, कि जापान में देखते हो, तो आज युवा युवतियों की आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं भी बड़ी हो गई है। और मैं समझता हूँ ये देश की ताकत है। पियुष जी, आज आपण देश का युवा युवती बड़ी आकांक्षा लेके बड़े सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ा है। तो उसका प्रयास भी ज़्यादा है, उसकी मेहनत भी ज़्यादा है। नई शिक्षा नीति के तहत उसको अपनी चॉइस है, वो क्या करना चाहता है। स्टार्टअप्स में देखिए कैसे वृद्धि हो रही है। आज विश्व की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज वो सरकारी नौकरी के पीछे सब नहीं भागते, अपना खुद के आइडियाज के साथ अपने खुद के जीवन को बनाना चाहते हैं। वो प्रश्न के ऊपर और गंभीरता से विचार विमर्श करके रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे लैंड के ऊपर इन सीटू कुछ भी कर नहीं सकते। वहाँ रेलवे ट्रैक के बाजू में तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इससे वो विषय को पूरे अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी हार्बर लाइन को गोरेगांव से आगे बोरिवली लेके जाना के अलावा, और वो भी हमें शायद एलिवेटेड लेके जाना पड़ेगा, जो कल्पना मैंने उन दिनों में भी रखी थी, आपको याद होगा। और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि मुंबई में ज़मीन मिलना इतना मुश्किल है और इतना महंगा है। जब मैं एक ओवरब्रिज बना रहा था एक रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो विजय भाई आपको बताते हुए मुझे इतना दुख होता है। एक बड़ा ओवरब्रिज बना रहा था जिससे पैसेंजर्स को सुविधा हो जाए, कटिंग अक्रॉस ऑल द ट्रैक्स, एडिशनल बना रहा था। तो उसका जो लैंडिंग पॉइंट था, उसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति की छोटी सी ज़मीन थी, मुझे याद नहीं है एरिया कितना था, 400 स्क्वायर मीटर या कुछ छोटा सा 800 स्क्वायर मीटर, ऐसा छोटा सा एरिया लैंडिंग पॉइंट पे प्राइवेट के हाथ में था। उसकी एक्विजिशन का हमने प्रोसीडिंग किया, पूरा जो कानूनी देना होता है वो एग्री किया। लेकिन अक्टूबर नवंबर का महीना था शायद, मार्च में बजट आता तो उसका लाइन आइटम आता और वो कॉम्पेंसेशन में दे पाता। मात्र 5 करोड़ था। 5 करोड़ वो मतलब इतना बड़ा उद्योगपति है कि एक दिन की भी कमाई नहीं होगी। एक दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, कुछ 2-4 घंटे की भी उनकी कमाई उससे ज्यादा होगी। 4-5 करोड़ का सवाल था। मैंने अधिकारियों को, मैं तो बहुत पुश करता था काम फास्ट होने के लिए। आपने देखा होगा किस स्पीड पे ओवरब्रिजेस आए मुंबई में, एस्केलेटर्स आए, लिफ्ट्स आए रेलवे स्टेशन। तो मैंने अधिकारियों को जब बहुत बार पूछा है क्यों काम नहीं शुरू हो रहा, बोले हमारे पास जगह नहीं है टू कीप आवर मटेरियल। काम शुरू करने के लिए क्रेन खड़ा करने, सामान रखना है जिससे काम शुरू हो सके, और वहीं पे लैंडिंग पॉइंट बनना था। पर लैंडिंग पॉइंट तो बाद में बनता, सामान रख के शुरू करना था। और वो लोग दे नहीं रहे और हम पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बजट हेड लाइन आइटम नहीं है। आप तो जानते हैं सरकार में लाइन आइटम के बगैर आई कैन नॉट पे। मैं बाई चांस उस टाइम पे बीमार था, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में था और वहाँ रिव्यूज़ कर रहा था। वो अलग कहानी है कि मुझे डॉक्टर ने वहाँ से फिर हकाल दिया, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल में इतना स्टाफ एक के बाद एक रिव्यू के लिए आ रहे थे। तो सेट घर जाके करो, बाद में आना यहाँ पे। It was not that time when we were together. It was I was ill. हाँ, ये तो मैं बीमार था उस समय की बात है, और नया नया रेल मंत्री बना था उस समय की बात। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई साहब आप वो जगह पे सिर्फ हमें मटेरियल रखने दो जिससे काम शुरू हो जाए, इतने हजारों लोगों की सुविधा का सवाल है। तो नहीं मैं तो नहीं रखने दूंगा, पहले पूरा पैसा दो, उसके बाद ही मिलेगी ज़मीन। मैं कहा पैसा का मैं गारंटी लेता हूँ, हमारी प्रॉब्लम है। मैं समझाई प्रॉब्लम। बोलता नो आई हैव डेल्ट विद गवर्नमेंट मेनी टाइम्स, आई डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। ही डिड नॉट एग्री टू इवन अलाउ मी टू कीप द मटेरियल देयर टिल द फुल पेमेंट वाज मेड। एंड मैं कह रहा हूँ कुछ घंटों की कमाई इतनी होगी 5 करोड़ के पीछे। बाद में मैंने कहा कि जरूरत पड़े तो हम मतलब कोई और हेड से दे दें उसको,
और वो काम शुरू करे। फिर रेलवे वालों ने कुछ इनोवेटिव तरीके से वो पेमेंट वहाँ पे करवाया और वो ज़मीन ली और वो काम शुरू किया। पर आप सोचिए, हम सरकार को तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, देश का भी इतना बड़ा व्यक्ति का अगर ऐसा रवैया रहेगा तो आप कल्पना करिए कि कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी तपते हैं, 24 घंटे देश की सेवा में जीवन देते हैं। हम सब भी अपना काम काज छोड़ के काम कर रहे हैं और लगभग खुद ही अंदाजा लगाया। पहले ही दूसरे तीसरे दिन मुझे अंदाजा आया कि अस्पताल है और बड़े अच्छे अस्पताल हैं, पर बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न, लोग अच्छे हैं, डॉक्टर्स भरपूर हैं, पर सुपर अंधेरीच्या स्पेशलिटी पुढे जावं लागतं. हाँ, तो उनको या तो दक्षिण मुंबई या कोकिलाबेन या लीलावती आना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी घोषणा कर दी है और ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि फिर बाकी जगह से लोग उत्तर मुंबई आएंगे।